Hey everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about anticoagulants today. So first of all, what are anticoagulants? Anticoagulants वो वाले केमिकल होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इंटरफेयर करते हैं. ठीक है. अब ये जो एंटीकोगुलेंट्स है, ये जो कंपाउंड्स है, ये एक्ट कैसे करते हैं? ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं. ठीक है. दीज कंपाउंड्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट. ठीक है. अब ये जो एंटीकोगुलेंट्स है ना, ये दो तरह के होते हैं. ठीक है. फर्स्ट आ जाता है कैल्शियम चिलेटर्स. सेकेंड है हमारा हेपारिन. हेपारिन इज द ओनली एंटीकोगुलेंट दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाते हैं कैल्शियम चिलेटर्स. अब हमें पता है कि जो कैल्शियम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या एसेंशियल फॉर मैनी स्टेप्स इन क्लॉटिंग मैकेनिज्म. क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कैल्शियम बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है. ठीक है. इसीलिए लेबोरेटरी में जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं ना, उनको क्या कैसे यूज़ करते हैं, वो बाइंड कर देते मतलब इट जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं लेबोरेटरी में जो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. वो कैल्शियम का यूज़ करते हैं किस फॉर्म में? या तो उसको इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ करेंगे. ठीक है. या तो उसको सॉल्युबल बट अनआयनाइज्ड फॉर्म. सॉल्युबल तो वो होगा बट अनआयनाइज्ड सॉल्ट होगा. ठीक है. इन दोनों फॉर्म्स में कैल्शियम को लेबोरेटरी में एज ए एंटीकोएगुलेंट यूज़ किया जाता है. अब ये जो कैल्शियम चिलेटर है, ये आगे फर्दर 3 टाइप्स का है: ऑक्सलेट, ईडीटी एंड सिट्रेट्स. सो पहले आ जाता है ऑक्सलेट्स. ऑक्सलेट्स भी आगे 3 तरह का है: पोटेशियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट एंड बैलेंस्ड ऑक्सलेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेशियम ऑक्सलेट. सो व्हाट इज़ पोटेशियम ऑक्सलेट? ये जो पोटेशियम ऑक्सलेट एंटीकोगुलेंट है, इसको ना केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है. कि ठीक है. और कितनी कंसनट्रेशन ली जाती है जब इसके एनालिसिस करना है केमिकली? तो 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ द ब्लड इसकी कंसनट्रेशन ली जाती है केमिकल एनालिसिस करने के लिए. ठीक है. बट इसकी ना कुछ डिसएडवांटेजेस है. ये जो पोटेशियम ऑक्सलेट, इसको नहीं यूज़ करते इसको लेबोरेटरी में एज एंटीकोगुलेंट. इसके ना कुछ रीजंस हैं. पहला रीज़न तो ये है कि इसकी कुछ रीज़न है. पहला ये है कि ये आरबीसी को श्रिंक कर देता है. ठीक है. अगर आरबीसी को श्रिंक कर देगा तो फिर प्रॉपर केमिकल एनालाइज नहीं किया जा सकता. इसीलिए इसको पीसीवी जो ईएसआर और स्मेयर बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो ये था पोटेशियम ऑक्सलेट. नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोनियम ऑक्सलेट. अब ये जो अमोनियम ऑक्सलेट है ना, ये भी केमिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी भी कंसनट्रेशन 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ द ब्लड ली जाती है. ठीक है. अब इसकी भी डिसएडवांटेज है. ठीक है. जैसे पोटेशियम ऑक्सलेट आरबीसी को श्रिंक कर देता ना, ये आरबीसी को स्वेल कर देता, तब भी नहीं अच्छे से केमिकल एनालिसिस होगा. ठीक है. इसीलिए इसको भी पीसीवी, ईएसआर और स्मेयर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो फिर एक थर्ड ऑक्सलेट है विच इज़ नोन एज द बैलेंस्ड ऑक्सलेट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंट्रॉप्स मिक्सचर. अब इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों है ना, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड अमोनियम ऑक्सलेट, इन दोनों को मिक्स करके ये बैलेंस्ड ऑक्सलेट बनाया जाता है. ठीक है. अब ये देखो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट एंड द अमोनियम ऑक्सलेट इन द रेशियो 2:3 वेट बाय वेट. इतनी रेशियो ले लेते हैं पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट की. ठीक है. फिर इस मिक्सचर को, ये मिक्सचर क्या करता है, जो श्रिंकिंग इफेक्ट होता है पोटेशियम ऑक्सलेट और स्वेलिंग इफेक्ट होता है अमोनियम ऑक्सलेट, दोनों को बैलेंस कर देता है. तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया. इसीलिए ये बैलेंस ऑक्सलेट लेबोरेटरी में यूज़ किया जा सकता है फॉर केमिकल एनालिसिस. इसकी भी कंसनट्रेशन हम 2 मिलीग्राम पर सीसी ब्लड लेते हैं. ठीक है. अब इसका सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं देखो. इस सोल्यूशन को बनाने के लिए क्या करते हैं, वो अमोनियम ऑक्सलेट की 1.2 ग्राम लेते हैं. ठीक है. और पोटेशियम ऑक्सलेट की कंसनट्रेशन कितना अमाउंट लेते हैं, 0.8 ग्राम लेते हैं. ठीक है. दोनों को मिक्स कर देते हैं 100 सीसी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में. ठीक है. दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगा उसका 20 मिलीग्राम पर सीसी ऑफ द सोल्यूट वो तैयार हो जाएगा. देखो ना, 1.2 प्लस 0.8 कम्स आउट टू बी 20. ठीक है. तो उस सोल्यूशन की अमाउंट कितनी होगी, 20 मिलीग्राम पर सीसी ऑफ द सोल्यूट. ठीक है. ये तो हमारा हो गया, मिक्सचर बन गया. अब इस मिक्सचर को यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं. अब इसको मिक्सचर को कैसे यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ले लेना है इस मिक्सचर का. किस में लेना, पिपेट में लेना. इस अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मिक्सचर इज पिपेड आउट इनटू द कंटेनर. पिपेट की हेल्प से उसको जितना अमाउंट हमें चाहिए वो ले लेना हमने कंटेनर में, और उसमें हमने डाल देना ब्लड का सैंपल. दोनों मिक्सचर को हमने डिसॉल्व कर देना है. किसकी हेल्प से, रोटेशनल मिक्सचर की हेल्प से हमने इन दोनों को
मिक्स कर देना है, ठीक है। मतलब जेंटल रोटेशनल मिक्सिंग करनी है, जेंटली हिलाना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस। अब इसके क्या एडवांटेजेस है, ये जो बैलेंस्ड हमने ऑक्सलेट यूज़ किया है ये क्या करता है, अब जो पिछले हमने दो पढ़े थे ऑक्सलेट, अमोनियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, दैट आर नॉट यूज्ड इन द पीसीवी और ईएसआर, बट ये वाला जो है ना, अब ये दोनों का मिक्सचर है ना, तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, इसीलिए ये पीसीवी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी काउंटिंग में यूज़ किया जा सकता है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी ये यूज़ करते हैं, और विंट्रॉप ईएसआर में भी यूज़ करते हैं। ईएसआर इज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसके दो मेथड्स होते हैं, एक वेस्टर्न ग्रीन होता है, एक विंट्रॉप होता है। तो विंट्रॉप में ये वाला एंटीकोएगुलेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम चिलेटर्स की कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सिंस द कैल्शियम इन द ब्लड कंबाइंस विद ऑक्सलेट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड। अब हमें पता है कि हम कैल्शियम यूज़ कर रहे थे ना एंटीकोएगुलेंट की तरह, ठीक है। तो ये कैल्शियम जो ब्लड में कंबाइन कर जाता है ऑक्सलेट के साथ और इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट बना जाता है। अब ये जो इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सलेट बना है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है, और प्रेसिपिटेट होने की वजह से ये जो मिक्सचर है ना, ये ब्लड की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके नहीं रख सकता, उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है इसका कि ऑक्सलेट जो है ना टॉक्सिक बहुत है, ठीक है। इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूज एज एन एंटीकोएगुलेंट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ऑक्सलेट को हम नहीं यूज़ कर पाते, ठीक है। ऑल्सो कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट में कॉज हार्म ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ये भी है कि जब कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेसिपिटेट कर जाता है तो काफ़ी सारा हार्म कॉज करता है, इसीलिए इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ऑक्सलेट के अंदर पढ़ते हैं EDTA, विच इज़ द इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब ये जो है ना, ये कैसे किस फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, इसको डाइसोडियम सॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं या डाइपोटेशियम सॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी कंसनट्रेशन भी 1.1 to 2 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड लिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट माना गया, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है कि इट बेस्ट प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्लड। अब हमने पीछे पढ़ा था ना इसमें बैलेंस ऑक्सलेट में कि ये सॉरी कैल्शियम ऑक्सलेट में कि इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड प्रिजर्व नहीं रहती, तो EDTA हम यूज़ कर सकते हैं इन दैट प्लेस, जो कि बेस्ट प्रिजर्व करके रखेगा सेल की मॉर्फोलॉजी के लिए, ठीक है। अब ये जो बेस्ट प्रिजर्व करके रखता है सेल की मॉर्फोलॉजी की वजह से ही इसको एज अ एंटीकोएगुलेंट यूज़ किया जाता है सेल काउंट और स्मेयर्स बनाने के लिए, ठीक है। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये बहुत एक्सपेंसिव है देन ऑक्सलेट, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द ऑक्सलेट कैल्शियम चिलेटर्स के अंडर थर्ड टाइप आ जाती है सिट्रेट्स। अब कॉमनली यूज सिट्रेट्स कौन से हैं जो ऐसे एंटीकोएगुलेंट यूज़ किए जाते हैं, दैट आर द ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ACD सोल्यूशन विच इज एसिड सिट्रेट डेक्सट्रॉस सोल्यूशन, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले आ जाता है ट्राइसोडियम सिट्रेट। अब ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ESR बाय वेस्टर्न ग्रीन मेथड। अब वेस्टर्न ग्रीन मेथड मैंने पहले भी बताया आपको कि दो तरह के मेथड्स हैं ESR को डिटैच करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। एक तो वेस्टर्न ग्रीन है, एक है विंट्रॉप, वेस्टर्न ग्रीन मेथड और एक विंट्रॉप मेथड, ठीक है। ट्राइसोडियम सिट्रेट एक तो ESR में यूज़ किया जाता है और दूसरा ये प्रोथ्रोम्बिन के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है। कितनी कंसनट्रेशन पे, 3.8% सोल्यूशन की कंसनट्रेशन में। अब वेस्टर्न ग्रीन मेथड में कैसे कितनी अमाउंट ली जाती है, 0.4 मिलीलीटर ऑफ एंटीकोएगुलेंट इज मिक्सड विद 1.6 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड टू प्रिवेंट क्लोटिंग। इतनी इसकी कंसनट्रेशन ली जाती है इन वेस्टर्न ग्रीन मेथड। और प्रोथ्रोम्बिन के टाइम पे 1 पार्ट लिया जाता है एंटीकोएगुलेंट का और 9 पार्ट्स लिए जाते हैं ब्लड का। इन दोनों का मिक्सचर फिर एज अ यूज़ किया जाता है प्रोथ्रोम्बिन के टाइम पे, ठीक है। तो ये था ट्राइसोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ACD सोल्यूशन में क्या है, विच इज़ द एसिड सिट्रेट डेक्सट्रॉस सोल्यूशन। ये सबसे मोस्ट कॉमन एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड बैंकिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। अब इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये क्या करता है, अब ये लिक्विड की तरह यूज़ किया जाता है ना, तो लिक्विड की तरह यूज़ करने से क्या होगा कि ये सेलुलर एलिमेंट्स की डाइल्यूशन कर देगा, जिसकी वजह से इसको प्रेफर नहीं किया जा सकता फॉर सेल काउंटिंग और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंटीकोएगुलेंट के अंदर। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये देखो, हमने एंटीकोएगुलेंट के अंदर कैल्शियम चिलेटर्स पढ़े,
ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम चिलेटर जो 3 तरह के ऑक्सलेट्स, ईडीटी और सिट्रेट। ऑक्सलेट आगे 3 तरह के थे, पोटेशियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट एंड बैलेंस ऑक्सलेट। अब ये जो ईडीटी भी पढ़ा हमने, सिट्रेट भी आगे 2 तरह का था, ट्राइसोडियम सिट्रेट और एसीडी सोल्यूशन। अब लास्ट हमारा जो एंटीकोएगुलेंट पार्ट के अंदर रह जाता है वो है हेपारिन। तो हेपारिन इज द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हेपारिन की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज्ड इन अ कंसनट्रेशन ऑफ 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर सीसी ऑफ द ब्लड। इसकी कंसनट्रेशन जब यूज़ करना है तो कितनी कंसनट्रेशन लेनी है इसकी? 0.1 to 0.2 मिलीग्राम इसकी कंसनट्रेशन लेनी है। और हेपारिन कौन सी सिचुएशंस पे यूज़ किया जाता है? ये 2 सिचुएशंस पे यूज़ करते हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि इस जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंटीकोएगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस टाइम पे हेपारिन यूज़ किया जाता है। और यहाँ तो हम ये चाहते हैं कि हम मतलब कोई भी जब ब्लड लेना हमने किसी की पेशेंट की बॉडी से, तो उसमें हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी की रप्चरिंग ना हो, उस टाइम पे भी हम हेपारिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस है। इट इज़ यूज्ड इन ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन इन बायोकेमिस्ट्री, और एज अ एंटीकोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, पर्टिकुलरली फॉर ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी के टाइम पे एंटीकोगुलेट की तरह ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम हेपारिन के अंदर बात करते हैं कि हेपारिन एक इनहिबिटर है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन की एज ए इनहिबिटर काम करता है। ये इसके साथ साथ एक एंटी थ्रोम्बिन की तरह भी काम करता है, जो कि इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करने से। ठीक है, इसीलिए अब ये एंटी थ्रोम्बिन, अब जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। इसीलिए इसके इफेक्ट को रोकने के लिए एक दूसरा कंपाउंड यूज़ किया जाता है विच इज़ नोन एज द प्रोटामाइन। ठीक है, तो ये था हेपारिन के बारे में। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, और ये क्या करता है? ब्लू कलरेशन दे देता है बैकग्राउंड को। जब हम स्मेयर्स बनाते हैं ना, तो उसकी बैकग्राउंड को ब्लू कलर दे देता है, जिसकी वजह से इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है फॉर सेल काउंट एंड स्मेयर। ठीक है, और तीसरा ये क्या करता है कि इट प्रिवेंट्स कोगुलेशन फॉर ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़े टाइम के लिए ही कोगुलेशन को रोकता है। ठीक है, इसीलिए क्यों ये मतलब थोड़े टाइम के लिए मतलब यूज़ किया प्रिवेंट करता है कोगुलेशन को? क्योंकि हेपारिन मेटाबोलाइज हो जाता है ब्लड के अंदर, इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया, इसको प्रेफर नहीं किया जाता। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटीकोगुलेंट्स which includes 2 types, calcium chelators and heparin. So I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.